हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स पढ़ रहे थे अपन, जिसमें मैं प्रीवियस वीडियो में अपन ने जेनेटिक्स में स्टडी किया था मेंडल्स के थ्रू पी प्लांट को क्यों चूज़ किया गया, उसके कुछ रीजंस को स्टडी किया था। और उसके बाद में किया था मेंडल ने जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को चूज़ किया था पी प्लांट के अंदर, वो कौन कौन सी थी, उनकी एक टेबल बना करके उनकी स्टडी की थी। कंटिन्यू करते हैं अपन जेनेटिक्स को आगे। तो आज अपन एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी। टॉपिक का नेम है अपना मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी। क्या है ये टॉपिक? देखो, मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे अपने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे, उनको मेंडलिज्म कहा था, उन कंक्लूजन्स को मेंडलिज्म कहा था। और उन कंक्लूजन्स से बाद में इनहेरिटेंस के लॉज दिए गए थे। ठीक है, तो पहले मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, फिर उसके बाद में कंक्लूजन आए थे, और कंक्लूजन के बाद में इनहेरिटेंस के लॉज आए थे। तो मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किए थे। उन एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ लिया था, यानी मेंडल ने जो काम किया था पी प्लांट के ऊपर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ मिली थी, यानी कैसे वर्क किया था मेंडल ने, यानी हाउ मेंडल्स वर्क, मेंडल ने अपना काम कैसे किया था। तो इसमें इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला काम किया था, फर्स्ट स्टेप जो थी वो थी इसकी ई मस्कुलेशन। ई मस्कुलेशन प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था आपको। ई मस्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी इमेच्योर फ्लावर में, या अपन ये कहें कि फ्लावर की बड कंडीशन में, जब पूरा फ्लावर मैच्योर हुआ ही नहीं है अभी तक। फ्लावर मैच्योर होने का मीनिंग मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि फ्लावर के अंदर जो एंथर जो है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। एंथर अगर मैच्योर हो जाते हैं, पूरा फ्लावर मैच्योर हो गया, इसका मतलब अंदर पाए जाने वाले एंथर भी मैच्योर हो गए, और मैच्योर एंथर की वॉल जो होती है वो ब्रस्ट हो जाएगी, तो पोलन ग्रेन जो एंथर के अंदर है वो पोलन ग्रेन बाहर फ्री हो जाएंगे। मगर ये सब काम होने से पहले ही, यानी फ्लावर की इमेच्योर कंडीशन में ही, फ्लावर के जो मेल जेनाइटल ऑर्गन, कौन से होते हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन? स्टेमन। उन स्टेमन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है ना, उसको ई मस्कुलेशन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ मैं कि फ्लावर की बड कंडीशन में या इमेच्योर फ्लावर के मेल जेनाइटल ऑर्गन और स्टेमन्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको ई मस्कुलेशन कहते हैं। और ये काम मेंडल ने क्यों किया था? देखो, पहली बात तो ये ई मस्कुलेशन का प्रोसेस किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में किया जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग आपको पता है, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों जेनाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स इसके अंदर कार्पल भी है और इसके अंदर स्टेमन भी है। तो कार्पल तो रहने दे, केवल स्टेमन जो होते हैं उनको हटा दें, मेल जेनाइटल ऑर्गन को हटा दें। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेंडल ने पी प्लांट जो है वो पी फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था। मेंडल ने क्यों किया था ये मस्कुलेशन का प्रोसेस पी फ्लावर में क्यों किया था? क्योंकि मेंडल सेल्फ पोलिनेशन को रोकना चाह रहा था और क्रॉस पोलिनेशन को इंड्यूस करवाना चाह रहा था उसमें। यानी किसी भी फ्लावर के अंदर ई मस्कुलेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है अपन को। ठीक है, टू स्टॉप सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देना है। सेल्फ पोलिनेशन मतलब उसी फ्लावर के पोलिनेशन, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलिनेटेड होकर के इसने स्टिग्मा के ऊपर नहीं आए, ट्रांसफर नहीं हो। इसलिए मेंडल ने ई मस्कुलेशन का प्रोसेस किया था पी फ्लावर में, किस लिए? सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। उसके बाद में ये काम कर दिया। अब इस फ्लावर में आगे क्या किया था मेंडल ने? उसके बाद में सेकंड स्टेप आती है अपनी डस्टिंग। डस्टिंग में क्या होता है? देखो, ई मस्कुलेटेड फ्लावर के अंदर अपन ने स्टेमन को तो हटा ही दिया, इसका मतलब पोलन ग्रेन तो अब इसके अंदर बनेंगे नहीं, पूरा स्टेमन ही हटा दिया है। तो पोलिनेशन करने के लिए पोलन ग्रेन कहाँ से लाएंगे? उस किसी दूसरे प्लांट पर लगे हुए फ्लावर के पोलन ग्रेन को, यानी डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसे डस्टिंग कहते हैं। यानी आप क्या बची है उस फ्लावर में? केवल कार्पल है, कार्पल के अंदर ये स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा के ऊपर अपन ने क्या किया? क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए, या फिर ये कहें कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने के लिए किसी अदर प्लांट पर लगा हुआ कोई स्टेमन है, अदर प्लांट का फ्लावर का स्टेमन है, उस स्टेमन को लाया और इसकी
एंथर की वॉल जब ब्रस्ट हो जाती है तो उस स्टेमन को यहाँ पर ला करके और यहाँ पर ऐसे इसके पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। यही काम ऐसे भी हो सकता था, इसके फ्लोर के अंदर ही लगे हुए पोलन ग्रेन्स जो है, स्टेमन जो है, उनसे भी यहाँ पर आ सकते थे, मगर ये तो अपन ने हटा ही दिए क्योंकि अपन सेल्फ पोलिनेशन नहीं चाह रहे हैं, अपन क्रॉस पोलिनेशन चाह रहे हैं। और क्रॉस पोलिनेशन कब होता है? जब किसी अदर प्लांट के, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन इसके ऊपर आए, तो दूसरे प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन कैसे आएंगे? वो अपना आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाएंगे। आर्टिफिशियल पोलिनेशन में अपन ने क्या किया? अपन ने खुद से हैंडवर्क किया और ये जो पोलन ग्रेन स्टेमन जो है, उन स्टेमन को ला करके इसके एंथर से, जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है, उन्हें पोलन ग्रेन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। यानी आर्टिफिशियल पोलिनेशन या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने के लिए अपन ने ये काम कर दिया। इस प्रोसेस को बोल दिया डस्टिंग। उसके बाद में थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है कि भाई अपन ने ये काम तो कर दिया, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने के लिए अपन ने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया। अब ये फ्लावर अगर एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री कंडीशन में खुले रहेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एयर के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू कोई अदर पी प्लांट के पोलन ग्रेन जो हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर और हो जाएं। मगर अपन तो केवल ये चाह रहे हैं कि अपन ने जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर किया ना, केवल पोलिनेशन उन्हीं से ही हो, फर्टिलाइजेशन इन्हीं पोलन ग्रेन से हो। अब कोई अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन जो होते हैं यहाँ पर नहीं आ पाए। इसके लिए क्या किया है अपन ने? उन फ्लावर को, जिनमें ये काम किया, उन फ्लावर को अपन ने क्या किया? एक पॉलीथीन बैग से चारों तरफ से कवर कर दिया। पॉलीथीन बैग से कवर क्यों किया? इसका रीज़न यही है कि कोई अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन अब यहाँ पर नहीं आ पाए। अपन जो चाह रहे हैं वो पोलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। अब कोई अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन यहाँ पर नहीं आ पाई, इसके लिए अपन ने चारों तरफ से इसको कवर कर दिया पॉलीथीन से। ये प्रोसेस कहलाता है बैगिंग। तीनों काम हो गए। अब उसके बाद में फोर्थ जो स्टेप है वो है स्टडी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। स्टडी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब जनरेशन। अब ये काम जो हो गया उसके बाद में क्या होगा? पोलिनेशन अपन ने करवा दिया, पोलन ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो सीड बन रहे हैं उन सीड को अपन ने फिर से ग्रो करवाया। ग्रो कराने के बाद में जो प्लांट तैयार हुए उन प्लांट के अंदर अपन ने फिनोटाइपिकली स्टडी की, यानी उनके अंदर कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। अपन ने ऐसा पोलिनेशन करवाया, किसी अदर प्लांट के फ्लावर को ला करके यहाँ पर पोलिनेशन करवा करके फर्टिलाइजेशन करवाया है। तो जो सीड बनेंगे उन सीड से जो नए प्लांट बनेंगे, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उस जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी जब की जाती है तो वो फोर्थ स्टेप हो जाएगी, जिसका नाम है स्टडी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स यानी नेक्स्ट जनरेशन की स्टडी की जाती है कि क्या चेंजिंग आए हैं, कैसे प्लांट अपन को मिले हैं। और ये जो जनरेशन जो मिलेगी ना इस प्रोसेस को कराने के बाद में, वो जनरेशन F1 जनरेशन कहलाती है। अपनी फर्स्ट जनरेशन जो होती है F1 जनरेशन है। यहाँ पर F का मतलब फर्स्ट से नहीं है, वो मैं आपको जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको बताऊंगा मैं कि F का मतलब यहाँ पर फर्स्ट से नहीं है, F का मतलब फेलियर है। चलो अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये F1 जनरेशन हो गई है, ठीक है। ये मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी थी कि मेंडल ने अपना वर्क ऐसे किया था, क्योंकि मेंडल ने F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन को ऑब्टेंड करने के लिए पेरेंट प्लांट जो है उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन करवाया था। और किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए उसमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकना पड़ेगा, और सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए सबसे पहले इमस्कुलेशन करना पड़ेगा। फिर जिस प्लांट से अपन पोलिनेशन करवा रहे हैं उस प्लांट के पोलन ग्रेन को ला करके अपन को आर्टिफिशियली कंडीशन के अंदर स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको डस्टिंग बोल दिया। फिर उसके बाद में कोई अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन नहीं आ पाए, उसके लिए चारों तरफ से कवर कर दिया, उसको बैगिंग बोल दिया। ये सब काम करने के बाद में जो सीड मिले उन सीड को ग्रो करा करके नए प्लांट जो बने हैं उनमें कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है, उसे फोर्थ स्टेप में इंक्लूड कर दिया, जिसका नाम है स्टडी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, यानी मेंडल ने ऐसे काम किया था, ठीक है। अब उसके बाद में अपन अपना टॉपिक लेते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। अगला टॉपिक अपना टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। टॉपिक 2-3 वीडियो में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं इसे अपन। हालांकि कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है कि जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करो, इसमें से छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में छोटे क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार इनमें से बन जाता है। कौन सा बन सकता है, पॉसिबिलिटी किसकी रहती है, वो साथ साथ में आपको बता जाऊंगा। मगर ये जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बोल सकता हूँ कि कंप्लीट जेनेटिक्स, अभी तो जेनेटिक्स की मेन एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक्स के लॉज,
मेंडेलियन जेनेटिक्स के कौन कौन से एक्सेप्शन आए थे, ये सब चीज़ें तो अभी ने स्टार्ट की नहीं है, यानी मेन जेनेटिक्स तो अपने पढ़ी नहीं है अभी तक। उस जेनेटिक्स के अंदर अपन हर टॉपिक को जो पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स, कुछ टर्म आएंगे जो बिल्कुल न्यू टाइप के हैं। उन टर्म का या उन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, उन सभी को अपन एक साथ कंबाइनली यहाँ पर स्टडी करेंगे। हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है उनको एक साथ पढ़ लेंगे, जिससे आगे अपन जब मेन जेनेटिक्स के अंदर बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उन वर्ड का मीनिंग आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये एक अपना टॉपिक बन जाता है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। इसके अंदर सबसे पहला टर्म है अपना फैक्टर। फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर? प्रेजेंट टाइम के अंदर अपन जीन जिस वर्ड को बोलते हैं ना, जीन क्या है आज अपन को इजीली पता है कि व्हाट इज जीन। जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जीन, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक उस कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है और उस कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल जो यूनिट होती है उसको जीन कहा है अपने। बस वो जीन ही फैक्टर है, यानी फैक्टर जो है वो जीन ही है। बस अंतर क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि मेंडल के समय पर, मेंडल ने जो काम किया था उस समय पर जीन वर्ड था ही नहीं। जीन वर्ड तो बाद में दिया गया था जॉनसन नेम के साइंटिस्ट ने। तो प्रेजेंट टाइम में जो अपन जिसे अपन जीन कहते हैं, मेंडल के समय पर वही चीज़ फैक्टर थी। यानी फैक्टर क्या हो गया है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस और उसके एक्सप्रेस होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल यूनिट जो होती है उसको फैक्टर कहते हैं। यानी एक जीन, एक फैक्टर जो होता है, जैसे ये एक फैक्टर है, इसको अपन एक जीन भी बोल सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे अपन प्लांट हाइट की बात कर लें, सीड शेप की बात कर लें, सीड कलर की बात कर लें, हर एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए एक जीन या एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। वन जीन वन कैरेक्टर, ये ध्यान में रखना है आपको। एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो फैक्टर या जीन एक ही बात है। दूसरी टर्मिनोलॉजी के वर्ड अपना जीन ही आता है। जीन का अभी मैंने आपको बता दिया, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल, कैरेक्टर के किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस कैरेक्टर की अगली जनरेशन में ले जाने के लिए भी, यानी उसकी इनहेरिटेंस के लिए भी, और उस कैरेक्टर के शो होना यानी उसके एक्सप्रेस होने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल जो यूनिट है उसको जीन कहते हैं। और जीन वर्ड किसने दिया था? जीन वर्ड दिया था जॉनसन नेम के साइंटिस्ट ने। ये इंपॉर्टेंट है, जीन वर्ड दिया था जॉनसन नेम के साइंटिस्ट ने जीन वर्ड दिया था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो टर्म आता है वो अपना एलिल। एलिल या एलिलोमॉर्फ, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है भाई, ये बहुत बार कंफ्यूजिंग करता रहता है, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। देखो अभी आपको मैंने बताया कि एक कैरेक्टर एक जीन, बात एक ही है, यानी हर एक कैरेक्टर एक जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उस एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या उस एक स्पेसिफिक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होती है ना, शॉर्ट में अपन ये बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलिल। यानी हर एक जीन या हर एक कैरेक्टर के लिए दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। लाइक दैट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर 7 पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बताए थे, जैसे स्टेम हाइट है या प्लांट हाइट है। अब प्लांट हाइट के दो अल्टरनेटिव फॉर्म कौन सी हो गई? या तो प्लांट जो होता है ड्वार्फ होगा या प्लांट जो होता है टॉल होगा। दो फॉर्म होगी ना अल्टरनेटिव। टॉल प्लांट होगा तो उसको अपन ने सिंबल दिया था कैपिटल टी, और स्मॉल ड्वार्फ प्लांट होगा इसके लिए सिंबल दिया था स्मॉल टी। टॉल के लिए तो कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। तो दो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी ना, किसके लिए? एक कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर कौन सा था? स्टेम हाइट या प्लांट हाइट। ऐसे ही सीड की बात करें, सीड की शेप की बात करें, तो सीड जो होते हैं या तो क्या होंगे, राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे। रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू नहीं लिया अपन, स्मॉल आर लिया है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका सिंबल कैपिटल लेटर्स में है। जो रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है ना, उसका सिंबल स्मॉल लेटर्स में आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दो जो अल्टरनेटिव फॉर्म है ना किसी भी जीन की, ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है ना, यही एलील कहलाती है। और इनकी खास बात क्या होती है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन के ऊपर, सेम लोकस पर प्रेजेंट होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी ह्यूमन बींग्स कि अगर अपन एक डिप्लॉइड सेल्स की बात करें तो उसके अंदर कितने 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम को पेयर में डिवाइड कर दें तो 23 पेयर हो गए। तो पेयर के दो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम है, ये एक्चुअल में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, इसको अपन ने होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहा है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एलील जो होते हैं सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया है कि यहाँ पर कैपिटल टी है ना इस क्रोमोसोम के ऊपर,
तो जस्ट इसकी सिमिलर पोजीशन पर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर स्मॉल टी आएगा। ठीक है, ऐसे ही इस होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर दोनों सेम पोजीशन के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर इसमें कैपिटल आर किया है तो इसमें स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये मीनिंग हो गया है कि सेम लोकस के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर एलील जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें ये टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स वाला टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारे टर्म्स अपन आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अगले वीडियो में अपन इसको कंटिन्यू और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।